नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। आज संडे का दिन है। संडे स्टोरी में विश्लेषण करेंगे युवाओं से जुड़े, जाहिर सी बात है, इस देश की राजनीति को फिलहाल युवाओं ने यूं लग रहा है कि नई दिशा, नया मोड़ दिया है, तो उन्हीं पे बात करेंगे। आप सबको मालूम है, कल लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश को एक नया शब्द दिया है, दिमागी नक्सल। अब जो प्रधानमंत्री के उस भाषा को डिकोड करें, प्रधानमंत्री के उस भाषण को डिकोड करने वाले कह रहे हैं कि दरअसल दिमागी नक्सल शब्द प्रधानमंत्री ने जिनके लिए इस्तेमाल किया वो है जेनजी, और उस जेनजी को सपोर्ट करने वाले सभी लोगों के लिए उन्होंने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब तो साफ है कि दिमागी नक्सल जिन्हें अगर प्रधानमंत्री जेनजी को कह रहे हैं, तो इसका मतलब वो मान चुके हैं कि ये जनरेशन, ये युवा, देश का युवा वर्ग मेरे साथ नहीं है, या फिर ये भी संदेश दे चुके हैं कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ जो मोदी जी का धुर विरोधी है राहुल गांधी, वो कहता है इन्हीं युवाओं से कि मैं आपके हक के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। चाहे दिल्ली में बीजेपी सरकार हो, चाहे राज्य की एनडीए सरकार हो, चाहे मेरी सरकार हो, चाहे मेरे सहयोगी की सरकार हो, जहां युवाओं के साथ नाइंसाफ़ी होगी, मैं आवाज़ उठाऊंगा और युवाओं के साथ खड़ा होऊंगा। ये दो बड़े नेता एक युवा वर्ग को लेकर राजनीति को नए नए रंग से या नए नए तरीके से अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन ये युवा वर्ग क्या सिर्फ अपने आप को राजनीति के रूप में इस्तेमाल करने के लिए मान जाएगा, या जिस तरह का हमने जंतर मंतर पर क्रिएटिविटी या यूं कहे युवाओं का, खास करके जेनजी जो है जिसको कहा जाता है, उस वर्ग का रूप देखा, और उसके बाद जेन अल्फा जिस तरह से लगातार आज रोज़ सड़कों पर देखते हैं आप, कहीं ना कहीं सड़कों पर उतर रही है अपने हकों की मांग करने के लिए, क्या ये इस्तेमाल होने देगी अपने आप को? या फिर ये सवाल पूछने की आदत इनकी ऐसी है कि अभी मोदी से सवाल पूछ रहे हैं, कल राहुल गांधी से भी सवाल पूछेंगे, तो क्या राहुल गांधी उन सवालों के लिए तैयार है? क्या उन सवालों के जवाब राहुल गांधी के पास हैं? जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए इन छात्रों के साथ अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगली कड़ी इसकी है 18 अगस्त को पूना में, जहां पर सिर्फ लड़कियों को इनवाइट किया जाएगा, सिर्फ लड़कियों से राहुल गांधी बात करेंगे। तो इन सब सवालों के जवाब के लिए ऐसा एक आदमी से बात करना ज़रूरी है जो राहुल गांधी की टीम का सदस्य तो हो ही, साथ में जो छात्रों को लेकर मुहिम चलाई है राहुल गांधी ने, इससे भी जुड़ा हो। तो ऐसा एक शख्सियत है अनुपम, जो आप कई बार हमारे चैनल पे आ चुके हैं, जो टीम राहुल के अहम सदस्य हैं, छात्रों के गूंज कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, अहम हिस्सा है, और साथ ही अपना इनका एक जो है वो संगठन है युवा हल्ला बोल, जो पिछले कई सालों से युवाओं के मुद्दों पर काम कर रहा है, और खुद भी उसी जेनजी एज ग्रुप में ये अनुपम आते हैं। तो जानते हैं अनुपम से ही कि प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सल से लेकर राहुल गांधी की पिंक टी शर्ट की बिक्री तक क्या कहानी है, और क्या इसका जवाब, युवाओं के सवालों का जवाब राहुल गांधी के पास है। चलिए माफ़ कीजिएगा, चलिए अनुपम से बात करते हैं। अनुपम जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कल यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किला से प्रधानमंत्री का जो भाषण था, उसमें एक नई टर्मिनोलॉजी उन्होंने देश को दी है, दिमागी नक्सल। अब उन्होंने किसी को डायरेक्टली नाम तो नहीं दिया, लेकिन समझने वाले समझ गए वो किसके बारे में कहा जाता है। खास करके जेन जी जो उनसे सवाल पूछ रहे हैं, उनको लेके निशाना कहते हैं लगाया जा रहा है। तो मेरा सवाल आपसे ये है अनुपम भाई, पहला ही सवाल, कि ये दिमागी नक्सलों को आप इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? आप क्यों उनको सपोर्ट कर रहे हैं इतना? देखिए, जिनको दिमागी नक्सल ये कह रहे हैं, तो खैर उस पे आने से पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि मुझे इस बात पे हैरत हो रही है प्रदीप जी, कि अभी जो रिसेंट मूवमेंट हुआ जेन ज़ी का, जिसने इनको मजबूर कर दिया कि इनके मंत्री का इस्तीफ़ा हो जाए, जिस बात पे इनको बड़ा गर्व होता था कि हमारे यहाँ इस्तीफ़े नहीं होते हैं, उसके बाद भी इन्होंने सीखा नहीं है। जो रियल लर्निंग हम लोगों के लिए है प्रधानमंत्री जी के भाषण से, वो ये कि
इन्होंने आंदोलन के डर और दबाव में काम किया है, सीख कर नहीं किया है। ये बात हम लोगों को समझ जाना चाहिए। क्योंकि अगर सीखे होते, तो फिर एक नया जुमला ढूँढ कर नहीं लाते और हर जुमले का अर्थ एक ही होता है, आप जानते हैं, उस पर बहुत विश्लेषण करने का भी अब अर्थ नहीं बचा है। पिछले 12 साल में जब से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में हैं, तब से इन्होंने कभी खान मार्केट गैंग, कभी अर्बन नक्सल, अब एक दिमागी नक्सल। अ, अब बात है कि देखिए, इन्होंने पहली कोशिश ये की थी, और मैं थोड़ा-सा पास्ट में ले जाता हूँ आपको। जब राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आपको याद होगा, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पहली बार जेन ज़ी को इन्वोक किया था और उन्होंने कहा था कि देश के लोकतंत्र को बचाने का काम जेन ज़ी करेगा, भारत का युवा करेगा। मुझे याद है बहुत अच्छे से कि उसके तुरंत बाद इनकी जो एक्सटेंशन मीडिया है, मतलब जो सरकार का एक्सटेंशन है एक ढंग से, उसने प्रचारित करना शुरू कर दिया कि युवाओं को भड़काया जा रहा है। तो यूथ को जेन ज़ी कहना ही भड़काना है, मतलब इनकी परिभाषा के हिसाब से। अगर आपने किसी यूथ को जेन ज़ी कह दिया, इसका मतलब आप भड़का रहे हैं। और ये पूरा प्रोपेगेंडा चला कि भड़काया जा रहा है, भड़काया जा रहा है और जेन ज़ी को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश हुई, जेन ज़ी टर्म को। अब इस आंदोलन के बाद जब इनको समझ में आया है कि अब हम जेन ज़ी टर्म को डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते हैं कम से कम, जैसा कि निजीकरण के साथ हुआ है। मैं इनके मोडस ऑपरेंडी पे बात कर रहा हूँ अभी। नरेंद्र मोदी को जब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को प्राइवेटाइज़ करना था, तो उन्होंने निजीकरण शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं किया। इन्होंने हमेशा एसेट मोनेटाइज़ेशन कहा, क्योंकि इनको पता था कि निजीकरण, प्राइवेटाइज़ेशन लोडेड टर्म्स है आइडियोलॉजिकली, तो इसके खेमे पहले से बने हुए हैं, तो ये एसेट मोनेटाइज़ेशन करते हैं। इसीलिए इन्होंने जेन ज़ी टर्म को छोड़ दिया बिल्कुल उसी सिद्धांत के अंतर्गत और एक नया टर्म दिया, जिससे ये असल में डिस्क्रेडिट उन्हीं लोगों को करना चाहते हैं जो इनसे सवाल पूछते हैं, जो आंदोलन के हिमायती हैं, जो चाहते हैं कि कोई परिवर्तन हो, बदलाव हो, सरकार की जवाबदेही तय हो। ऐसा करने वाले जितने लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनके पास क्रिटिकल थिंकिंग है और जिसके पास भी क्रिटिकल थिंकिंग है, वो इनके हिसाब से दिमागी नक्सल है। तो मतलब बहुत दुखद है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है प्रदीप जी कि देश का प्रधानमंत्री इन चीज़ों से निकल ही नहीं पा रहा है। मतलब आप लाल किले से आपको भाषण देने का ऐतिहासिक अवसर मिला है। एक के बाद एक आपको इतने अवसर मिले हैं और आप हर अवसर को इस तरह व्यर्थ करते हैं कि इससे ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो अब तो ये देश भी समझ रहा है इनकी सारी टर्मिनोलॉजी को, इनके सारे जुमलों को और इसका करारा जवाब इनको मिलेगा। अनुपम भाई, एक चीज बताइए, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक तरह से हर चीज को डिस्क्रेडिट किया कि 2014 से पहले, मैंने कल शाम को एक वीडियो भी बनाया बल्कि इस चीज पे, कि यूं लग रहा था मुझे, तो मैं अपना पर्सनल बताऊं, कि कंगना रनौत देश को संबोधित कर रही थी प्रधानमंत्री के रूप में लाल किला से। क्यों? कंगना रनौत भी यही मानती है कि आजादी तो 2014 में मिली थी, और कल प्रधानमंत्री के भाषण से क्लियरली साफ को वो कह जी, रहे थे कि जो कुछ हुआ 2014 के बाद हुआ, इसमें वो अपनी जनता पार्टी सरकार के भी डिस्क्रेडिट कर देते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को भी डिस्क्रेडिट कर देते हैं, सब चीजों को डिस्क्रेडिट कर देते हैं। तो कल जो देखिए प्रधानमंत्री का भाषण था, अगर आप, क्योंकि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है हल्ला बोल, जो युवाओं में काम कर रहे हो, आप इतने वक्त से काम कर रहे हो, आप खुद उसी एज ग्रुप के आसपास के हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री का अपनी प्रीवियस सारी सरकारों को डिस्क्रेडिट कर देना क्या मैसेज देता है? खास करके देश के युवा क्या इसको सोचेंगे? अपने देश के युवा बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते हैं इस तरह की मैसेजिंग को और देश के युवा अब विरोध छोड़िए अब हँसने लगे हैं इस तरह की बातों पे। सच में हँसते हैं क्योंकि ये हास्यास्पद सी बातें ही हैं। कभी ये कह देना कि 14 में आज़ादी मिली है, कभी ये कह देना कि जो आज़ादी मिली है वो असली थी ही नहीं। अब देखिए युवाओं को लेकर हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम इतना मैं कह सकता हूँ प्रदीप जी कि इस नैरेटिव का देश का युवा शिकार नहीं होगा। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि हमें ये समझना चाहिए कि ऐसा करते क्यों हैं? ये जानते हुए भी कि ये जो बातें कह रहे हैं, ना इसको तर्क से, ना इसको तथ्य से जस्टिफाई कर पाएँगे, फिर भी इस तरह की बातें ये करते हैं। उसका एक बड़ा कारण है, जो मैं समझता हूँ। हो सकता है आपके कुछ दर्शक असहमत हो मेरी बात से और अगर सहमत होंगे तो वो भी बताएँ कि सहमत है या असहमत है।
मेरा ये मानना है प्रदीप जी कि क्योंकि आजादी के आंदोलन में नरेंद्र मोदी के जो वैचारिक पूर्वज हैं, उनका कोई योगदान नहीं रहा। योगदान छोड़िए, वो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन रहा उनका। किस तरह से नेगेटिव कंट्रीब्यूशन रहा उस पे मैं बाकायदा बात कर सकता हूँ और मुझे लगता है कि क्योंकि अभी स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया है, तो ये बात करनी चाहिए हमें। और इसलिए भी बात करनी चाहिए कि ये लोग राष्ट्रवाद का झंडा लेकर आजकल घूम रहे हैं और इनसे जो भी प्रश्न पूछे उसको देशद्रोही कहते हैं। तो जो लोग राष्ट्रवाद का झंडा लेकर आजकल घूम रहे हैं, उनका इतिहास क्या है, ये एक-एक आदमी को पता होना चाहिए। इतिहास ये है कि आजादी के आंदोलन में इनके पास एक भी ऐसा आइकन नहीं है जिसका नाम लेकर ये तथ्यों के आधार पे कह सके कि इन्होंने देश को आजादी दिलाने में कोई ठोस योगदान किया है। यहां तक की स्थिति ये है कि देखिए, जब भारत छोड़ो आंदोलन का कॉल महात्मा गांधी ने दिया, तो हिंदू महासभा और आरएसएस ने उसका विरोध किया। गांधी जी ने अपील किया कि जो लोग भी अंग्रेजों की नौकरी कर रहे हैं, जो जॉब्स में है, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो छोड़ दें, क्विट कर दें। क्विट इंडिया मूवमेंट का ये एक तरह का अपील था, नारा था। अपील यहां तक था कि जिन प्रोविंसेस में, जिन स्टेट्स में सरकार है कांग्रेस की, कांग्रेस उन सरकारों से इस्तीफा दे दे, जिसका कांग्रेस ने दिया। सिंध की असेंबली से कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। तो जब महात्मा गांधी और भारत छोड़ो आंदोलन की ये अपील थी कि हम अंग्रेजों की नौकरी ना करें, उसी समय आरएसएस ने एक पर्चा लिखा जिसका शीर्षक था स्टिक टू द पोस्ट। अब आप समझ जाइए क्या काम हो रहा था। स्टिक टू द पोस्ट। उसी समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक पैम्फलेट लिख रहे हैं या लेटर लिख रहे हैं अंग्रेजी हुकूमत को ये बताते हुए कि किस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन को टैकल किया जा सकता है, किस तरह से उसकी धार को कम किया जा सकता है। उसके अलग अलग बिंदुवार ढंग से स्टेप्स बता रहे हैं। ये भूमिका थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय इनकी। आज भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर फुल पेज ऐड निकालते हैं और कहते हैं कि हमें देश को आजादी मिली, हमारा इस आंदोलन में योगदान था। आमतौर पे हम लोग ये बात नहीं कर रहे होते प्रदीप जी। ये जो आज जो विमर्श खड़ा हो गया है, जिसमें ये बात करना पड़ रहा है, क्योंकि आप समझिए इतना कुछ होने के बाद भी कभी महात्मा गांधी ने भी ये नहीं कहा कि आप देशद्रोही हैं, आप ऐसा काम कर रहे हैं, हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप हमको कमजोर करने में लगे हुए हैं, आप अंग्रेजों के पक्ष से खड़े हो गए हैं। न कभी गांधी ने ऐसा कहा, न कभी पंडित नेहरू ने ऐसा कहा, न कांग्रेस ने आजादी के बाद भी कांग्रेस की सरकारों ने ये विमर्श खड़ा करने की कोशिश कभी नहीं की। आज ये बात इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आज जो ये सत्ता में आए हैं, तो ये इतिहास को तोड़ मरोड़ के जिन लोगों ने शहादत दिया, जिन लोगों ने इस देश के विचार का निर्माण किया, उनको ये देशद्रोही बताने में लग गए हैं। तो जब ऐसा होगा तब तो आपको काउंटर करना पड़ेगा, तब तो आपको सत्य बताना पड़ेगा, तब तो आपको तथ्यों को सामने रखना पड़ेगा। तो तथ्य तो ये है, तथ्य ये है कि सिंध की असेंबली में जब कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया, तो उसके बाद हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाया और उस सरकार में पाकिस्तान को बनाने का पहला आधिकारिक प्रस्ताव जो पास हुआ था वो सिंध की असेंबली में हुआ था। ये उसी सरकार में हुआ था जो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की सरकार थी। ये सब हिस्ट्री है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। और जो टू नेशन थ्योरी है जिसके आधार पे पाकिस्तान बना और देश का बंटवारा हुआ, उस टू नेशन थ्योरी को सबसे पहली बार देने वाले तो सावरकर थे, जिन्होंने खुद छद्म नाम से लेख लिख के खुद को वीर घोषित किया। वीर सावरकर जो है, उनको पहली बार वीर किसने कहा? चित्रगुप्त नाम के लेखक ने, जो चित्रगुप्त खुद सावरकर थे असल में। और उनकी तुलना कई बार ये लोग किससे करते हैं? नेहरू से। उस नेहरू से जिन्होंने 1937 में अपनी बढ़ती लोकप्रियता के बीच में उसी तरफ एक अलग नाम से लेख लिखा, चंद्रगुप्त के नाम से, चाणक्य के नाम से, सॉरी, चाणक्य के नाम से, जिसमें नेहरू खुद लिखते हैं कि नेहरू 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, नेहरू अत्यंत लोकप्रिय हैं और इतने लोकप्रिय नेता का डिक्टेटर बन जाना बहुत स्वाभाविक है। इसीलिए ऐसे लोगों के पावर को चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। वो सारे तरीके बता रहे हैं कि कैसे किसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बहुत ज्यादा पावर कंसंट्रेट हो जाए किसी व्यक्ति के हाथ में, तो उससे कैसे देश को, समाज को बचाया जाए। तो वो एक ढंग से अलग नाम से लिख रहे हैं, वो अपने खिलाफ लिख रहे हैं और समाज को, देश को लोकतंत्र की ट्रेनिंग दे रहे हैं। दूसरी तरफ सावरकर हैं जो फिर से
खुद लिख रहे हैं, अलग नाम से लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि सावरकर वीर है। और हम लोग, कमाल की बात है कि इन 2 लोगों की तुलना भी कर लेते हैं कई बार। तो इनके पास दिक्कत ये है कि इनके पास कोई आइकन नहीं है। इस कारण से इनकी मजबूरी है, ये कभी गांधी का नाम, कभी डॉक्टर अंबेडकर का नाम। हर कोई जानता है कि डॉक्टर अंबेडकर कितने धुर विरोधी थे इस विचारधारा के, जो विचारधारा आरएसएस हिंदू महासभा की विचारधारा थी। हर कोई जानता है कि सुभाष चंद्र बोस कितने बड़े विरोधी थे इस विचारधारा के। हर कोई जानता है कि भगत सिंह कितने बड़े विरोधी थे। हर कोई जानता है कि सरदार पटेल कितने बड़े विरोधी थे। एक भी आदमी नहीं है, इनके पास सिर्फ एक आदमी है, उसका नाम है नाथूराम गोडसे, जिसके जीवन की एकमात्र उपलब्धि है कि उसने एक, आप महात्मा मत मानिए, एक बुजुर्ग की हत्या की है। अगर आप महात्मा नहीं भी मानते हैं गांधी को, तो कम से कम एक बुजुर्ग की हत्या के अलावा जिस व्यक्ति के जीवन की कोई उपलब्धि नहीं है, उसके अलावा इनके पास आइकन नहीं है। लेकिन हिपोक्रेसी वाली दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा इसलिए है क्योंकि भाजपा ही एक ऐसा दल है जो नाथूराम गोडसे का नाम भी ले सकता है और अपने संविधान में गांधीयन सोशलिज्म भी लिख सकता है। भाजपा के संविधान में गांधीयन सोशलिज्म आज भी लिखा हुआ है। तो इस तरह का जो दोहरा चरित्र है, वो आपको दुनिया के किसी और दल में नहीं मिलेगा। तो जितना इतिहास की बात करेंगे ये ना, हम तो कई बार जी आमंत्रित करते हैं। आमतौर पे मुझे पसंद नहीं है हिस्ट्री में बहुत बात करना, हम लोग फ्यूचर में बात करने वाले लोग हैं। पंडित नेहरू के ज़माने से भविष्य की बात करते हैं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, ये बातें कहने वाले, जबकि हमारा जी गौरवशाली अतीत है। अतीत पे बात करेंगे तो कोई हमसे जीत ही नहीं सकता है इस बहस में। उसके बावजूद ये जी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करते हैं। अपने सवाल पूछने वालों को कभी अर्बन नक्सल, तो कभी दिमागी नक्सल, तो कभी देशद्रोही, तो कभी कुछ कहते रहते हैं, तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा। जी। अनुपम भाई, एक चीज बताइए आप, ये तो जग जाहिर है कि नेहरू नाम से ही मोदी जी को नफरत है। हर जगह से वो नेहरू नाम मिटाने की कोशिश कर ली, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे। जितना मिटाने की कोशिश करते हैं वो नाम उतना बड़ा हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि जब आप बीजेपी की बात करते हैं, न्यूट्रल उस पे, कि बीजेपी पार्टी तो सबसे बड़ा टॉलेस्ट लीडर बीजेपी का आज भी अटल बिहारी वाजपेयी को लोग कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी स्टेट्समैन था, वो आदमी स्टेट्समैन थे, और एक उनका कद बीजेपी में अब तक सबसे बड़ा है। ये बात भी कहीं आपको लगता है मोदी जी को कहीं ना कहीं चुभती है, इसलिए जब वो कांग्रेस को डिस्क्रेडिट करते हैं या दूसरी सरकार को डिस्क्रेडिट करते हैं, उसमें वाजपेयी की सरकार को भी लपेट देते हैं। जी, देखिए असुरक्षा की भावना से ग्रसित व्यक्ति जो है, वो हमेशा इसी तरह का बर्ताव करेगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने गठबंधन सरकार चलाई थी 5 साल तक और एक ऐसी सरकार चलाई थी जिसमें कितने तरह के पुल्स एंड प्रेशर्स थे, आपको याद होगा। और उस तरह की सरकार को जिस ढंग से चलाया उन्होंने, वो ठीक है, हम राजनीतिक रूप से दूसरी तरफ उनके खड़े हों, विरोधी हों, लेकिन वो काबिल-ए-तारीफ़ था जिस ढंग से उस सरकार को उन्होंने चलाया। प्रॉब्लम यही है कि नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने के पहले तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए, और आप नेहरू जी की बात करते हैं, वो डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम नहीं मिटा पा रहे हैं वो। नेहरू जी तो मतलब इन कुछ है ही नहीं है नेहरू जी के सामने। मैं कह रहा हूँ कि जिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ देश में इतना बड़ा अभियान छिड़ा, इतना बड़ा माहौल बना, इतना पैसा खर्च हुआ, 2G, 3G, कोलगेट, पता नहीं क्या-क्या। आज के समय में भाजपा के भी जो सपोर्टर्स हैं, उनसे भी अकेले में पूछ लीजिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कैसे व्यक्ति थे, तो वो भी बता देंगे कि नहीं, बहुत अच्छे आदमी थे, अच्छे प्रधानमंत्री थे, सज्जन थे, ईमानदार थे। जिस प्रधानमंत्री के दौर में सो कॉल्ड भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ, उस प्रधानमंत्री को अगर 1% भी ईमानदारी होगी तो ये सबसे ज्यादा ईमानदार आदमी कहेंगे। तो ये तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल को नहीं मिटा पा रहे हैं, नेहरू तो बहुत दूर की बात है। लेकिन फिर भी ये इस तरह की बात इसलिए करते हैं कि 14 में आज़ादी मिली और ये हुआ, वो हुआ, क्योंकि जो पूरा स्वतंत्रता आंदोलन है और उस आंदोलन के ज़रिए जिस विचार का निर्माण हुआ, उसमें इनका कहीं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मेन बात ये है। तो कंट्रीब्यूशन नहीं है तो वही होता है ना भई, आपका कंट्रीब्यूशन नहीं तो आप उसको मानेंगे ही नहीं। तो उसी भावना के अंतर्गत ये इस तरह की बातें करते हैं, करते रहते हैं, लेकिन इसका कोई सिर पैर है नहीं, तो बहुत ज़्यादा दूर तक बात जाती नहीं है। जी जी। अनुपम भाई, उस पे जेनजी पे आने से पहले एक सवाल और मैं जानना चाहता था आपको जवाब उस पे। जग जाहिर है कि देश का मुसलमान जो आज, अब पता नहीं एसआईआर और जनगणना के बाद कितना हो गया, अगर आप मोटा मोटा तौर पे मान लीजिए, मोटा मोटा तौर पे तकरीबन 16 से 18% वोट मुस्लिम वोट है।
उनको बीजेपी ने क्लियर इंडिकेशन दे चुकी है और क्लियर पता है कि वो उनको नहीं चाहिए, उसको किनारे कर दिया, उनको अपने आसपास भी नहीं आने देते, ना ट्राई करते। अब जिस तरह से ये जो जेन जी है या युवा आप कह ले, तकरीबन 20-21% वोट ये हो जाता है, 20-21 करोड़ है सुन ली। और 2029 का अगर हम माने तो कहा जा रहा है कि 20 से 22% वोट इनका होगा। 20-22% वोट, ये 18% वोट मुसलमानों का एक तरह से बीजेपी अपने से धकेल रही है आपकी तरफ, या दूसरी पार्टियों की तरफ जानबूझ के भेज रही है, एक तरह से क्लियर कर दिया है कि ये हमारे साथ है नहीं। बाकी बचे 60% पे क्या बीजेपी इतना बड़ा रिस्क ले सकती है कि उसको लगता है कि वो फिर भी चुनाव जीतेगी, या आपको लगता है कि ये जो जेनजी और मुस्लिम का घाटा है इसको पूरा करने के लिए कुछ और दिमाग में बीजेपी के इस वक्त चल रहा होगा, कुछ और करेगी? देखिए, दिमाग में तो चल रहा है, ये तो मुझे लगता है पूरा देश जानता है कि इस वक़्त ये क्या सोच रहे हैं। इस वक़्त ये सोच रहे हैं कि किसी भी ढंग से 2029 चुनाव से पहले हम परिसीमन कर लें, और उस परिसीमन को किस ढंग से करने का इरादा है, इसके भी उदाहरण हमारे सामने हैं। तो उसका डिलिमिटेशन इस ढंग से करना चाहते हैं जिससे कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के सिस्टम में किसी ढंग से इनके, और बाकी जो मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन हो या बाकी एजेंसीज हो, उसके तो ये मतलब एक्सपर्ट ही हैं, उसमें तो कोई लाज शर्म हया है नहीं इस्तेमाल करने में, तो वो भी करने का इनका इरादा होगा। साथ में परिसीमन होगा, साथ में तरह तरह की स्कीम्स लाएंगे, कभी एसआईआर लाया है, कभी पीआईआर लाएंगे, कभी एनआईआर लाएंगे, कुछ कुछ लाते रहेंगे, कोई ना कोई ये खेलते रहेंगे हर वक्त कुछ ना कुछ। तो इनका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस पे रहेगा कि हम कुछ भी करके किसी भी ढंग से सत्ता में बने रहे, और उसके नाते ये तरह तरह की चीजें करते रहते हैं। मैंने कहा आप जरा छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो आपका चल रहा है उस पे लौटते हैं। अब जी तक आपके 3 प्रोग्राम हो चुके हैं, तीनों सक्सेसफुल हुए हैं, तीनों ने अपना अपना इम्पैक्ट छोड़ा है, और अगला शायद 18 अगस्त को पुणे में शायद आप लोग राइट। कर रहे हैं, जिसमें राइट। सिर्फ लड़कियों के लिए कर रहे हैं, ओनली फॉर गर्ल्स, जी। है ना? अब तक राहुल गांधी ने तीनों जगह पर अलग अलग मुद्दों को उठाया है, अब आप लड़कियों का उठा रहे हैं, उन्हीं को एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो जनरेशन जिसने फिलहाल पिछले 2 महीने में पूरा देश का राजनीतिक सिस्टम हिला दिया, पूरे देश को हिला दिया, प्रधानमंत्री को इस कदर जो है वो हिला दिया कि वो ना संसद में आ पा रहे हैं, ना जो है वो उनका जेनजी, जैसे आपने कहा जेनजी शब्द से ही शायद उनको नफरत हो गई है। ऐसे में ये जेनजी सवाल ये भी पूछेगा ना कल से आपको कि आप लोग समस्याएं तो गिना रहे हो, आप हमारे साथ खड़े हो, लेकिन हमारे लिए अल्टरनेट प्लान क्या है, आप क्या कर सकते हो, ये क्यों नहीं बता रहे हैं? तो इसको लेके कुछ आप लोग कर रहे हैं? क्या हमारे पास है अल्टरनेट प्लान प्रदीप जी? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम अल्टरनेट प्लान, अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं। जितनी भी बातें हमने किया है, ऑफ कोर्स समस्या को चिन्हित करना तो स्टेप 1 होता है, और उसके बाद जब आप चिन्हित करते हैं तो फिर संवाद करते हैं, संवाद के ज़रिए समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए, जिन मुद्दों पर जेन-ज़ी सबसे ज़्यादा आंदोलित है, सबसे ज़्यादा उद्वेलित है, वो परीक्षा का मुद्दा रहा है मूल रूप से। अभी जो प्रोटेस्ट हुए जंतर-मंतर पे, या रांची में, या पटना में, या बाकी जगहों पे भी, अभी उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो रहा है। कुछ दिनों में वो समझ में आने लग जाएगा कि वहाँ पे भी कुछ प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ये सब कई जगहों पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इन सब के केंद्र में है टाइम बाउंड और फेयर एग्ज़ामिनेशन सिस्टम। ये वो मुद्दा है जिस पर मैं तो व्यक्तिगत रूप से कई वर्षों से काम करता रहा हूँ, हमारे युवा हल्ला बोल आंदोलन के साथी इस पे बहुत संघर्ष करते रहे हैं, और इस पर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप की बहुत स्पष्ट समझ है। हमारा ये मानना है कि देखिए 2 तरह की परीक्षाएँ हैं ब्रॉडली, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, दूसरा रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स हैं जो जॉब्स के लिए है। इन दोनों तरह की परीक्षाओं में जब हम ये मानते हैं कि जब हम चुनाव कराते हैं, तो इलेक्शन कोड होता है ना, मॉडल इलेक्शन कोड, उस कोड का पालन सबको करना होता है, हर दल के लोगों को, प्रशासन को, आम लोगों को, सबके लिए वो कोड है कि ये एक कोड है जिसके अंतर्गत चुनाव होगा। अब उसका इन प्रैक्टिस क्या होता है वो एक अलग डिबेट है। बट देयर इज़ अ मॉडल इलेक्शन कोड व्हिच नीड्स टू बी फॉलोड हर चुनाव में। मेरा ये कहना है कि हम परीक्षाओं के लिए एक मॉडल एग्ज़ाम कोड क्यों नहीं बना सकते? कौन-सा भारी काम है? जो देश इस बात पे गर्व करता है कि हम इतना बड़ा लोकतंत्र का पर्व, जो हमारा पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है, बहुत बड़ा एक्सरसाइज़ है, उसको हम सफलतापूर्वक संपन्न करते हैं, ऐसा हम दावा करते हैं पूरी दुनिया में।
तो जो देश इतना बड़ा दावा कर सकता है, इतना बड़ा एक्सरसाइज कर सकता है, काम कर सकता है, वो देश एक परीक्षा क्यों नहीं करा सकता ढंग से? सारा गुस्सा तो इसी कारण है ना, जेन ज़ी का, यूथ का। परीक्षा अगर अच्छे से कराना है, तो सरकार बार-बार ये बात तो कह देती है कि हमने एंटी पेपर लीक कानून बना दिया, हमने प्रावधानों को और मजबूत कर दिया और कठोर बना दिया, और हर बार जब आंदोलन होता है तो उसके बाद उसी पिछले कानून को थोड़ा और कठोर बना के कह दिया जाता है कि ऐतिहासिक कानून पास हुआ है। हर बार ऐतिहासिक कानून पास होता है। 2 साल पहले भी ऐतिहासिक कानून पास हुआ था। 2 साल पहले भी एक कमिटी बनी थी इसरो के एक्स चेयरमैन की अध्यक्षता में। 2 साल पहले भी जो कमिटी बनी थी उसका काम यही था कि पेपर लीक ना हो उसके सुझाव देने हैं। इस बार फिर से नंदन नीलेकानी की अध्यक्षता में कमिटी बनी है। इस बार फिर से उसी कानून में क्वांटम ऑफ पनिशमेंट को थोड़ा बदल दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट का आप और हम करेंगे क्या जब कन्विक्शन ही नहीं होगा? जब एक भी कन्विक्शन नहीं है, तो फिर किसी को 5 साल की सज़ा दे रहे हैं, आपकी 7 साल की दे रहे हैं, वो तो इर्रेलेवेंट हो जाता है ना। 152 पेपर लीक्स, 0 कन्विक्शन। आपने किसी को मतलब अपराध तय ही नहीं हुआ, किसी को सज़ा ही नहीं दे रहे हैं। जब सज़ा दे ही नहीं रहे हैं, तो ये तो डिबेट ही फ्यूटाइल है कि आप उसको 5 साल की सज़ा दे रहे हैं कि 7 साल की दे रहे हैं। और ये सरकार चाहती है कि देश इस डिबेट में पड़ जाए कि हमने और कठोर कर दिया। आप काम ही नहीं कर रहे हैं, तो एक बात तो ये है। उसके बाद भी ये फिर भी रिएक्शनरी स्टेप्स हैं। ये तो है कि पेपर लीक हो जाए तो आप क्या करेंगे? हम कह रहे हैं कि रिफॉर्मिस्ट स्टेप्स क्या-क्या आप उठा सकते हैं। उसको लेकर सरकार क्लूलेस है। लेकिन हम बता रहे हैं कि कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हो या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का तो टाइमलाइन और कम होना चाहिए। लेकिन मेजर से मेजर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स इस देश में, वो चाहे 2 टियर एग्ज़ाम प्रोसेस हो, चाहे 3 टियर एग्ज़ाम प्रोसेस हो। ऐसे एग्ज़ाम्स भी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एसएससी का सीजीएल परीक्षा है, जिसमें आप प्रीलिम्स करते हैं, फिर एक और परीक्षा करते हैं, फिर एक और परीक्षा करते हैं। ऐसी परीक्षाएँ हैं जिसमें अलग-अलग राउंड में अलग-अलग सिलेक्शन, इंटरव्यू करते-करते सिलेक्शन होता है। चाहे कितने भी टियर्स का एग्ज़ाम हो, कोई भी परीक्षा अधिकतम 9 महीने में पूरी हो सकती है। ये बात मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कह रहा हूँ। इस समझ पे पहुँचने से पहले हमने कई एक्सपर्ट्स, कई स्टेक होल्डर्स के साथ डायलॉग किया है। स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हों, प्रशासन के वो लोग जिनको एग्ज़ाम कराने का अनुभव है, जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, ऐसे सभी लोगों से। और वो 9 महीने में भी बफर टाइम है। ऐसा नहीं है कि वो 9 महीना जो है वो एकदम एग्ज़ैक्ट, मतलब असल में 6-7 महीने में हो सकता है। हम उसमें 2 महीने और एक्स्ट्रा बफर टाइम देकर कह रहे हैं कि 9 महीने में हर परीक्षा, विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति तक की प्रक्रिया 9 महीने में मैक्सिमम पूरी हो सकती है। अगर एक मॉडल एग्ज़ाम कोड हो, जो क्लियरली ले डाउन करे कि जब भी कोई एडवर्टाइज़मेंट आता है, तो वो कितने दिनों तक के लिए खुला रहेगा। इसका कोई पैमाना होना चाहिए ना कि कोई एग्ज़ाम का विज्ञापन आया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि विज्ञापन जारी हुआ और 5 महीने तक विज्ञापन खुला हुआ है, आप आवेदन करते रहिए। उसका एक फिक्स टाइमलाइन होना चाहिए, एक आइडियल रेंज होना चाहिए। विज्ञापन जब क्लोज़ होता है, तो उसमें कितने दिनों में आपके पास एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए, उसका एक टाइमलाइन होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारा जो एग्ज़ाम्स की इरेगुलरिटीज़ है, गड़बड़ी है, वो इसी स्टेप में होती है। एडमिट कार्ड आने के बाद आपकी कितने दिन में प्रीलिम्स हो जाए, उसका एक टाइमलाइन होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारा जो जो इनको बिठाते हैं ना, सॉल्वर गैंग्स को, वो एक्टिवेट होती है उसके बाद, एडमिट कार्ड आने और एग्ज़ाम के बीच के प्रोसेस में। तो अगर सरकार में इतनी इच्छा शक्ति होती और समझ होती ये समझने की कि एग्ज़ाम्स की इरेगुलरिटीज़, पेपर लीक्स, गड़बड़ियाँ, करप्शन कहाँ से हो रही है, तो उसको एड्रेस करने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं प्रदीप जी, क्योंकि ये बात कई लोग कहते हैं, बार-बार कहते हैं, इसीलिए आपके माध्यम से मुझे लगता है ये बात दूर तक पहुँचे कि हमारे पास क्लियर प्रपोज़ल, क्लियर सॉल्यूशन है कि एग्ज़ाम्स रिफ़ॉर्म कैसे किया जा सकता है। देश के जेन ज़ी का जो सबसे बड़ा कंसर्न है कि हम परीक्षा व्यवस्था के प्रति विश्वास बहाल करें फिर से। उस विश्वास को बहाल कराने के लिए जो कदम उठाए जाने की ज़रूरत है, वो बात कांग्रेस पार्टी को पता है, हम जैसे लोगों को पता है, युवा हल्ला बोल आंदोलन को पता है। हमारी जब सरकार आएगी, हम जब सत्ता में आएँगे, तो हम उसको करके दिखाएँगे। इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है, ये सरकार ऐसा नहीं करेगी। जी। अनुपम भाई, आप जैसे आपने खुद कहा कि आपके जो संगठन है युवा हल्ला बोल, उससे बहुत वक्त से आप युवाओं के बीच काम कर रहे हैं। अब ये राहुल गांधी की टीम में ये छात्रों के गूंज कार्यक्रम से आप पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, पूरा इसको देख रहे हैं। दरअसल दो चीजें इससे मैं पूछना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को कहाँ तक आगे ले जाने का कुछ फाइनलाइज आप लोगों ने किया है, और दूसरा, जो हम दिखाई दे रहा है, जो आप लोग दिखा रहे हैं, वही सच है, या कि अंदर से कुछ ट्रैक्शन मिल रहा है सही में इस प्रोग्राम को, या फिर
आपको ऐसा लग रहा है कि एक टाइम पे आके इस प्रोग्राम में भी कुछ बदलाव की ज़रूरत है या इस प्रोग्राम को भी रोकना कहीं पड़ेगा, कुछ नया चीज़ करना पड़ेगा? नहीं देखिए ना, हम ये जिसको आप प्रोग्राम कह रहे हैं प्रदीप जी, मैं इसको बिल्कुल अलग नज़र से देखता हूँ। क्योंकि जब छात्रों की गूंज कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, उसी वक़्त इसके पीछे एक अंडरस्टैंडिंग थी। हम कोई पार्टी का प्रोग्राम डिज़ाइन नहीं कर रहे थे जब छात्रों की गूंज के बारे में सोचा जा रहा था तो। आम तौर पे पार्टी के कार्यक्रम, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और पार्टी का जो पूरा जो मशीनरी है उसको एक्टिवेट करने के लिए वो उसमें मुख्य रूप से हिस्सेदारी लेती है, ऐसे सोचा जाता है। छात्रों की गूंज को जब जब सोचा गया, डिज़ाइन किया गया तो उसके केंद्र में पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। उसके केंद्र में वो युवा थे, वो छात्र थे, वो जेन ज़ी थे, जिनका मुद्दा हम उठा रहे हैं छात्रों की गूंज के ज़रिए। इसलिए एक अलग तरह का नाम, अलग तरह का बैनर और आपने देखा है कि राहुल जी खुद जितने भी कार्यक्रमों में गए हैं, चाहे वो कोटा में थे या देहरादून में थे या इलाहाबाद में थे, सब जगह उनकी जो पूरी भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं करते हैं। कोई वहाँ पे भाजपा-कांग्रेस वाली बात नहीं होती है। तो हमारा ये जो पूरी मुहिम है, ये दलगत नहीं है, ये उससे ऊपर उठा हुआ है और समाज में कहीं नीचे तक गया हुआ है। तो इसलिए इस कार्यक्रम को रोकना, बढ़ाना, हम उसके फैसिलिटेटर्स हो सकते हैं। बहुत कुछ हमारे हाथ में भी नहीं रहेगा क्योंकि ये देश के युवाओं का है, जेन ज़ी का है। उसको तय करना है कि ये छात्रों की गूंज कितनी दूर तक जाएगी, कितना ऊँचा जाएगा। और हमने हाल-फिलहाल में जो देखा है, उसके आधार पे जो मैं कह सकता हूँ कि अगर ट्रैक्शन नहीं मिलता, तो जो कुछ भी दिल्ली में, पटना में, रांची में हुआ है, उसको लेकर जिस तरह का ट्रैक्शन है, वो छात्रों की गूंज ही तो है। वो छात्रों की गूंज ही तो है जो अलग-अलग रूप में सुनाई दे रही है और जिसके पक्ष में हर वक़्त निर्विवादित तौर पर राहुल जी खड़े हैं। झारखंड सरकार के खिलाफ भी आंदोलन हो रहा है, वहाँ भी राहुल जी कह रहे हैं कि नहीं बल प्रयोग किसी हाल में नहीं होना चाहिए, पीरियड। इस तरह से बात कर रहे हैं, अपनी गठबंधन सरकार के बावजूद। तो इस मुद्दे पर पार्टी में, पार्टी नेतृत्व में और हम लोगों के मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि हम छात्रों के तरफ हैं और छात्रों की गूंज को सड़क, गाँव, मोहल्ले से निकाल के संसद के ज़रिए हम एक सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बना सकें। मुझे लगता है कि ये जी। चलेगी आगे, इसलिए आगे चलेगी ये गूँज क्योंकि सरकार समाधान करने वाली नहीं है, समाधान करने की इच्छा शक्ति नहीं है, वो हमने देख लिया। इच्छा शक्ति होती तो धर्मेंद्र प्रधान का महिमा मंडन नहीं होता, उनको संसद के बाहर पग पहना के ज़िंदाबाद के नारे नहीं लगाए जाते। अगर सरकार संवेदनशील होती, समाधान निकालना चाहती, तो पहला मौका जो लाल किले पे मिला, वहाँ पे आके दिमागी नक्सल नहीं कहते प्रधानमंत्री। इन इन सब लक्षणों के कारण मुझे लगता है कि सरकार संवेदनशील नहीं है और समाधान नहीं निकाल पाएगी। समाधान नहीं जी, निकाल पाएगी तो ये कार्यक्रम चलता रहेगा। जी। अनुपम भाई, क्योंकि वक़्त लंबा हो गया, लेकिन जाते-जाते एक सवाल छोटा-सा ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे दर्शक कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे कि ये जो कार्यक्रम छात्रों की गूंज कार्यक्रम है, इसमें जो राहुल की ड्रेसिंग है या राहुल के जो कपड़े हैं, राहुल का जो वो है कॉस्ट्यूम है, वो कौन डिसाइड कर रहा है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि पिछली बार जब उन्होंने पिंक शर्ट पहनी थी, अब इंटरनेट पे इतना वायरल हुआ कि वो उसकी सेल बढ़ गई है, वो बहुत वायरल है, बहुत डिमांड में है। तो ये खुद राहुल ने चूज किए हैं, अपने खुद राहुल चूज करते हैं, या कोई इसका भी स्पेशल प्लान करके ये, क्योंकि उनके व्हाइट टी शर्ट और वो कार्गो पैंट एक पहचान बन गई है, लेकिन इस मंच पर उससे अलग दिखते हैं। वो वजह क्या है और कौन किसने डिसाइड किया हो? देखिए, राहुल जी की लोकप्रियता इस वक़्त ऐसी है देश में कि वो पिंक ना पहन के ब्लू पहनते तो ब्लू का सेल बढ़ जाता। तो इसलिए ये भी नहीं कहना चाहिए हमें कि उन्होंने बहुत अच्छा डिसीज़न ले लिया, देखिए ये डिसीज़न लिया तो सेल बढ़ गया। असल बात है कि वो कुछ भी करते, मैं कह रहा हूँ पिंक की जगह ब्लैक पहन लेते, ब्लू पहन लेते, जो भी पहनते उसकी सेल बढ़ जाती। वो इसलिए क्योंकि उनकी लोकप्रियता और उनका ट्रैक्शन युवाओं में, जेन ज़ी में उस स्केल का है। बाकी वो क्या पहन रहे हैं ये उनका अपना व्यक्तिगत चॉइस है और कोई और उनके चॉइस को डिक्टेट नहीं करता है। वो डिक्टेट करने की कोशिश इस देश में एक ही आदमी करता है देश के लोगों के चॉइस को और उसके हिसाब से हम लोग डिक्टेट होते नहीं हैं। तो राहुल जी अपने ड्रेस चॉइस को खुद तय करते होंगे, मुझे ऐसा ही लगता है। जी, चलिए, ख़ैर पता तो आपको सब कुछ है, आप नहीं बता रहे हैं वो अलग बात है, आपकी अपनी
मजबूरी या कुछ होगी, पर आपने आज जितना लंबा समय निकाला, बहुत अच्छी बातें हुई, बहुत अच्छे से आपने चीज़ों को समझाया और आपकी उम्र के लोगों से बात करके, आपकी उम्र के लोगों से चीज़ों को समझ के, आपके नज़रिए को समझ के, हम जैसे लोगों का फ्रैंकली बता रहा हूँ, हमारा भी विज़न खुलता है, हमें भी पता लगता है कि देश का युवा आखिर सोच क्या रहा है और ये सिर्फ़ हवा-हवाई या रीलबाज़ी वाली जनरेशन नहीं है। दरअसल उस रीलबाज़ी वाले दिमाग के पीछे बहुत कुछ चल रहा है और बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो इस देश के और इस समाज के सरोकार से जुड़ता है। अनुपम जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, प्रदीप जी।